वेलकम एवरीवन टू द ज़ोरावर क्लासेस। और हम अपनी केवीएस की जो है प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं। उसमें हमारा अगला जो टॉपिक है वो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 है। हमने अभी कल एनसीएफ 2005 को डिस्कस किया था, ठीक है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसी में आरटी एक्ट 2009 को। आरटी एक्ट 2009 एक ऐसा टॉपिक है जो हर टीचिंग एग्ज़ाम में आता है, चाहे वो आपका केवीएस हो, एनवीएस हो, आपके जितने भी टैट होते हैं, सी टैट वगैरह, एच टैट वगैरह, सब में आता है, या आपके डीएसएसबी के, मतलब कहने का मतलब है जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं उन सब में आपका आरटी एक्ट 2009 से क्वेश्चन बनते हैं। और ये जो मैं आपके सामने जितने भी आज टॉपिक ये पॉइंट्स लाया हूँ, जितने भी पॉइंट्स हैं, इसको 10 मिनट 15 मिनट तसल्ली से देख लेना एक पॉइंट्स को। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं बनता है आपका आरटी एक्ट का। और मैं बता दूँ इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है। ये देखिए, ये गजट है आपका आरटी एक्ट का, तो मैंने सारे के सारे क्वेश्चन इस गजट से ही लिए हैं। यहाँ पे देखिए, मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, भारत का राजपत्र, द गजट ऑफ इंडिया, ये 27 अगस्त 2009 को आरटी एक्ट के लिए आया था। ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है द राइट ऑफ चिल्ड्रन ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स जो मैंने बना लिए हैं, यहाँ पे लिखे हैं अपने पीपीटी में, वो सारे यहीं से है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन कर लें, ताकि ये जो गजट है मैं उसको वो भी डाल दूंगा वहाँ पे, आप अच्छे से गो थ्रू हो सकते हैं। इससे इन पॉइंट्स से अलग भी अगर आपको कुछ चाहिए, बिल्कुल अच्छे से आपको उसको पढ़ना है, या फिर ये जो मेरी पीपीटी बनाई है मैंने यहाँ पे पॉइंट्स वाइज, ये भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डालूंगा। सो प्लीज़ ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल फॉर दैट ऑल्सो। ओके, लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। तो सबसे पहला पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि भाई ये एक्ट प्रोवाइड क्या करता है। इट इज़ एन एक्ट टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 16 to 14। देखो, सबसे पहला और सबसे ज़रूरी जो है आरटी एक्ट का, वो ये कहता है कि भैया ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करता है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, इसको रट लो, दिमाग में डाल लो कि क्या है भैया। राइट टू एजुकेशन एक्ट हर वो बच्चा जो 6 से 14 साल का है उसको फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करता है आरटी एक्ट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जैसे ही हैंडीकैप्ड वर्ड जुड़ जाता है तो ये एज हो जाती है 6 to 18, ठीक है। सब कुछ सेम होता है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द एज फ्रॉम 6 to 18 हो जाती है हैंडीकैप जुड़ते ही। ये 2019 के सी टैट में भी ये क्वेश्चन आया था, और वहाँ पे बच्चों ने गलती ये की थी कि इसका आंसर 6 से 14 कर दिया था, और बल्कि इसका आंसर होगा 6 से 18, ठीक है जी। ये चीज़ क्लियर होगी। चलिए आगे चलते हैं। आपको पता होगा कि एक प्रारूप होता है हर चीज़ का, कोई भी एक्ट पास होता है इंडिया में, या कुछ भी चीज़ होती है तो उसका यही होता है, पहले वो राज्यसभा, लोकसभा, प्रेसिडेंट से होते हुए फिर बाद में एक एक्ट बनता है। तो ये राज्यसभा में 20 जुलाई 2009 को पास हुआ था। उसके बाद पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा में 4 अगस्त 2009 को पास हुआ था। फिर प्रेसिडेंट के पास साइन के लिए गया। उस टाइम की प्रेसिडेंट हमारी प्रतिभा देवी पाटिल थी, उन्होंने इस पे साइन किया 26 अगस्त 2009 को। और आरटी एक्ट इफेक्ट में आया हमारा 1 अप्रैल 2010 को। तो भैया ये जो 4 डेट हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे से रट लें, याद कर लें, समझ लें सीरियल वाइज की। 20 जुलाई को राज्यसभा, 4 अगस्त 2009 को लोकसभा, फिर 26 अगस्त को प्रेसिडेंट यानी कि हमारे राष्ट्रपति जी ने साइन किया, जो कि प्रतिभा देवी पाटिल थी। और ये एक्ट जो है इफेक्ट में आया 1 अप्रैल 2010। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, ये भी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछी जाती है, ठीक है जी। चलिए, इस एक्ट का दूसरा नाम क्या है आरटी एक्ट का? तो इस एक्ट को दूसरे नाम से भी ये भी बुलाया जाता है राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एक्ट 2009। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आरटी एक्ट का दूसरा नाम क्या है, तो दूसरा नाम होगा राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, ठीक है जी। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं मैं, इसका टेस्ट भी रखूंगा मैं, लाइव टेस्ट होगा। अभी तो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, और इसका आज शाम को 3 बजे मैं लाइव लेके आऊँगा। लाइव भी कोशिश करेंगे क्लास लानी उसमें, जिसमें ताकि आप क्वेश्चंस आएँ आपके सामने और आप आंसर कर सकें। आपका टेस्ट हो जाएगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा जो आपने यहाँ पे पढ़ा है। तो आज दोपहर को 3 बजे मेरी लाइव क्लास भी आने वाली है रिगार्डिंग द क्वेश्चंस ऑफ आरटी एक्ट 2009। एंड फ्रेंड्स, 100% गारंटी है कि आरटी एक्ट का कोई भी क्वेश्चन जो ये मैं आपसे 10 से 15 मिनट बात करने वाला हूँ आज आपसे, इसमें इससे बाहर कुछ भी नहीं बनेगा। चाहे आप कितनी भी टेस्ट खोल के देख लेना आरटी एक्ट पे, गूगल पे जाके, मैं शर्त के साथ कह रहा हूँ, ठीक है ना। ये देखो, मैं पूरी शर्त के साथ कह रहा हूँ कि इसके बाद ना, जब ये पॉइंट्स आप पढ़ लेंगे सारे, इसके बाद कोई भी टेस्ट दे लेना आरटी एक्ट 2009 का, आप हर क्वेश्चन का आंसर कर देंगे। ये मेरी गारंटी है। अगर नहीं कर पाए तो फिर मुझे कमेंट करके बता देना,
ठीक है जी, नाम हो गया कि दूसरा नाम किससे बुलाया जाता है। फिर आते हैं इट शैल एक्सटेंड टू द होल इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देखो ये पूरे इंडिया में लागू हो गया था सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के, ठीक है, जो कि अब एक स्टेट नहीं रहा है। अब तो ये स्टेट नहीं है, ये 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड हो गया, वन इज़ जम्मू एंड कश्मीर एंड द अदर वन इज़ लद्दाख। लद्दाख और जम्मू कश्मीर में डिवाइड होकर ये यूटी बन चुके हैं, यूनियन टेरिटरीज हो चुके हैं, स्टेट नहीं रह चुका है। लेकिन फिर भी हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है, क्वेश्चन तो ये बनता है कि पूरे इंडिया में किस राज्य को छोड़ के उस टाइम पे ये लागू हो गया था, तो उसका आंसर होगा आपका जम्मू एंड कश्मीर। अब स्टेट की बात आई है तो मैं एक और स्टेट का नाम बता देता हूँ आपको। जब बात आती है कि पहली से लेके 12वीं तक, फर्स्ट से लेके 12th तक ऐसा कौन सा स्टेट था जिसने आरटी एक्ट को इम्प्लीमेंट किया था, वो था राजस्थान। ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि वैसे तो ये फर्स्ट से 8th तक होता है, आरटी एक्ट 2009 जो है वो फर्स्ट से 8th क्लास तक है, यानी कि फर्स्ट से 5th एक अलग है एंड 6 to 8 एक अलग है, तो फर्स्ट से 8th तक है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि पहली से 12वीं तक कौन से राज्य ने इसको इम्प्लीमेंट किया सबसे पहले, तो उसका आंसर राजस्थान है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं अगले पेज पे। यस, अब ये वाली जो चीज़ मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ उसको प्लीज़ थोड़ा ध्यान से सुनना आप। ठीक है, ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, अगर आप इसको कर लेंगे तो आपके जितने भी इसमें एक्ट आर्टिकल्स वगैरह आते हैं या जितना भी आपका पॉलिटी का पार्ट है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, वो सारा क्लियर हो जाएगा। ये कहता है कि एक अमेंडमेंट हुआ था 86th अमेंडमेंट 2002 में, अमेंडमेंट एक्ट आया था 86, जिसमें आर्टिकल 21A को जोड़ा गया था, जो कि कहता है कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दी जाए हर बच्चे को। ठीक है, अब इसमें 2 चीज़ें आई, एक तो अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन से अमेंडमेंट में आर्टिकल 21A को जोड़ा गया, तो वो 86 था उसका आंसर। ठीक है जी, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 86। जहाँ भी आपका अमेंडमेंट आ जाएगा आर्टिकल को लेके, वो 86 अमेंडमेंट होगा जो 2002 में आया था। ठीक है, अब भैया ये आर्टिकल 21A किस में जोड़ा गया, तो एक आर्टिकल 45 होता था पहले, जिसमें नीतिक तत्व का, जिसमें कहा गया था कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल द चिल्ड्रन ये रखनी है। ठीक है, लेकिन अब चेंजेस क्या आए इससे आर्टिकल 45 से 21A को जोड़ने में, इसमें चेंजेस ये आए कि ये जो नीति तत्व होते थे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते थे, उससे ये फंडामेंटल राइट बन गया। फिर मेरी फिर से ध्यान से सुनना है बात फिर से, ये इस आर्टिकल को जोड़ने के बाद 86 अमेंडमेंट में 2002 में ये फंडामेंटल राइट बन गया, मौलिक अधिकार बन गया, सबका अधिकार हो गया फिर ये। ठीक है, इसको करना ही था हर हालत में, तो ये चेंज आया है। ये इसमें हमेशा कन्फ्यूज़न रहती है कि आर्टिकल 45 क्या है, आर्टिकल 21A क्या है, ये 86 क्या लिखा होता है, तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि 86 तो अमेंडमेंट था, ठीक है, संशोधन था, इसको तो यहीं भूल जाओ 86 को, जो 2002 में आया था। ठीक है, उसके बाद 86 अमेंडमेंट में 21A आर्टिकल को जोड़ा गया, प्लस किया गया 21A आर्टिकल। ठीक है, पहले से क्या था, पहले से आर्टिकल 45 था जो कि नीति तत्व था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल था, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट नहीं था। तो 21A जोड़ने के बाद इसको फंडामेंटल राइट्स में जोड़ दिया गया। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। ठीक है, उसके बाद हमारा हमेशा एक आर्टिकल ये भी रहता है हमारा, इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं, आर्टिकल 51A ब्रैकेट में किए, ये क्या है, ये जी ड्यूटी है, ड्यूटी ऑफ पेरेंट है, जिसको कहा गया है कि हर पेरेंट की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चे को स्कूल भेजे। ठीक है, ड्यूटी ऑफ पेरेंट टू एडमिट द चाइल्ड इन द एलिमेंट्री स्कूल। हर पेरेंट की अगर ड्यूटी पूछी जाए किस आर्टिकल में है, तो उसका आंसर होगा आर्टिकल 51A के। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। आरटी मेक्स प्रोविजन फॉर नॉन एडमिटेड चाइल्ड टू बी एडमिटेड टू एन एज एप्रोप्रिएट क्लास। अब इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ, हम सबको पता है कि फर्स्ट क्लास में बच्चा 5+ होना चाहिए, तभी उसको एडमिशन मिलता है। ये चीज़ हमें सबको क्लियर है कि फर्स्ट क्लास में 5+ के बच्चे को एडमिशन मिलता है। जो 5 साल का बच्चा है वो फर्स्ट क्लास में, जो 6 साल का बच्चा है वो सेकंड क्लास में। ठीक है, ये चीज़ हमें सबको पता है। तो अगर बच्चा आज तक पढ़ा ही नहीं है, बिल्कुल नहीं पढ़ा कुछ भी, और वो कहता है और 9 साल का है वो बच्चा, ठीक है जी, और वो कहता है कि उसको स्कूल में एडमिशन लेना है, तो उसको डायरेक्ट 4th क्लास में एडमिशन मिलेगा। सिंपल सी बात ये है। ठीक है ना, जहाँ उसकी एप्रोप्रिएट एज जो होगी उसी के हिसाब से उसको एप्रोप्रिएट क्लास मिलेगी। उस टाइम पे उसकी जो भी एज है, यहाँ इसका मतलब ये है आर्टिकल का। ऐसा नहीं है कि 9 साल का बच्चा है तो उसको फिर फर्स्ट क्लास से ही स्टार्ट कर देंगे, नहीं। ठीक है, आरटी एक्ट कहता है कि उसकी एज के हिसाब से उसको क्लास मिलेगी। सिंपल सी बात है, 10 साल का बच्चा क्लास 5th में जाएगा।
ठीक है, 11 साल का बच्चा क्लास 6th में जाएगा, ये आरटी एक्ट का कहना है। ये चीज़ क्लियर होगी जी, ये लाइन क्लियर होगी आपको अच्छे से। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। आरटी एक्ट 2009 फिजिकल पनिशमेंट और मेंटल हरासमेंट को मना प्रोहिबिट करता है। ये इसके अगेंस्ट है कि बच्चों के साथ फिजिकल पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए, कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए, उनकी मेंटल हरासमेंट नहीं होनी चाहिए, स्क्रीनिंग नहीं होनी चाहिए एडमिशन के लिए, कोई भी स्क्रीनिंग प्रोसेस नहीं होना चाहिए बच्चे के एडमिशन के लिए। कैपिटेशन फीस जो है मैं आपको बता दूं कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो बढ़ाते रहते हैं इस चीज़ को, और इसी के लिए आरटी एक्ट ने कहा है कि 25% अलग से सीट होनी चाहिए। वीकर क्लास जो है हमारा EWS क्लास जो है उसके लिए 25% सीट अलग से प्रोवाइडेड होनी चाहिए। ये चीज़ भी आप रट लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं फिर से बता रहा हूँ कि EWS जो सेक्शन है हमारा, ठीक है ना, उसके लिए 25 सीट का प्रावधान किया गया है। जैसे मैं हमारे KVS में बता दूं, KVS में एक RT का कोटा होता है कि RT के बच्चे कहे जाते हैं, उसको राइट टू एजुकेशन एक्ट के ही बच्चे कहे जाते हैं। तो 40 बच्चे एक क्लास में होते हैं KVS में, तो 10 सीट इन बच्चों के लिए 40 का 25%, 10 सीट इन बच्चों के लिए अलग से होती है, ठीक है ना, अलग से रखी जाती है। आरटी एक्ट के 10 बच्चे अलग से होते हैं जिनसे फीस नहीं ली जाती है, उनको बुक्स वगैरह सब कुछ फ्री में दी जाती है, जो कि आरटी एक्ट कहता है, वो आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो कैपिटेशन फीस को मना करता है कि आप फीस नहीं बढ़ाते रहेंगे वगैरह वगैरह, और 25% का कोटा EWS के लिए इन्होंने अलग से फिक्स किया हुआ है। रनिंग ऑफ स्कूल विदाउट रिकॉग्नाइजेशन इज़ नॉट अलाउड, और टीचर्स को प्राइवेट ट्यूशन जो है बाहर नहीं पढ़ाने हैं, ये भी आरटी एक्ट कहता है, ठीक है। ये पांचों चीज़ें क्लियर होगी आपको। 5 चीज़ बताई हैं मैंने। फिजिकल एंड मेंटल हरासमेंट हो गया, स्क्रीनिंग प्रोसेस ऑफ एडमिशन ऑफ चाइल्ड हो गया, फीस का बता दिया मैंने आपको, और कोटा बता दिया जो EWS कोटा है 25% का, आरटी कोटा कहते हैं जिसको KVS में। रनिंग ऑफ स्कूल्स विदाउट रिकॉग्नाइजेशन, और प्राइवेट ट्यूशंस नहीं पढ़ा सकते हैं टीचर, इस चीज़ को आरटी एक्ट मना करता है, प्रोहिबिट करता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन बनता है कि इंडिया 135th जो है कंट्री बना जिसने एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट में चेंज किया सभी बच्चों के लिए। तो क्वेश्चन आ सकता है कि इससे पहले भारत से पहले कितने देश थे फंडामेंटल राइट, मतलब एजुकेशन को फंडामेंटल राइट में बदलने के लिए हर बच्चे के लिए 134। भारत कौन सा हुआ है? 135। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि इंडिया जो है 135th कंट्री थी टू मेक एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट फॉर एवरी चाइल्ड। ओके, दिस इज क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। यस, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, द राइट टू एजुकेशन ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी अंटिल 11। देखिए ये वाला जो है मैंने आपको बता दिया, इसको पढ़ लेना आप। इसका मैंने बता दिया था कि जब बात आती है डिसेबिलिटी एक्ट की या डिसेबल लोगों की, तो एज जो है 18 तक हो जाती है 6 से। ये चीज़ मैंने आपको सबसे पहले स्टार्ट की थी जब वीडियो, तभी बता दी थी कि ये एज 6 to 18 चली जाती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आरटी एक्ट 2009 में 38 सेक्शंस हैं, 7 चैप्टर्स हैं और 1 शेड्यूल है, ठीक है। इससे ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि इसमें सेक्शन कितने हैं, कितने चैप्टर्स हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, याद रखनी है। चैप्टर 4 में सबसे ज़्यादा सेक्शन हैं 12 से 28 तक, जो कि 16 है। 16 सेक्शन है चैप्टर 4 में, तो इसमें सबसे ज़्यादा ये बनते हैं। अब जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ एसएमसी की। एसएमसी सब ने सुना होगा, जो डायरेक्टरेट में है या एमसीडी के स्कूलों में है, दिल्ली में, या अलग अलग जितने भी पूरे इंडिया में है। एसएमसी होता क्या है? एसएमसी होता है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, ठीक है। ये सेक्शन 21 के अंडर आता है। अब एसएमसी को बहुत ध्यान से समझ लेना, इससे भी क्वेश्चन आजकल बहुत बन रहे हैं, ठीक है। देखो, एसएमसी जो है हर स्कूल में होनी चाहिए एक्सेप्ट अनएडेड जो स्कूल्स होते हैं, ठीक है। अनएडेड स्कूल्स होते हैं दिल्ली में, आप सबको पता है, उनको छोड़ के हर गवर्नमेंट स्कूल में होनी चाहिए, ठीक है। और एक्ट के 6 महीने बनने के बाद इसको स्टार्ट कर देना चाहिए। मतलब कि ये जो है अप्रैल 2010 में आया था, तो उसके 6 महीने के बाद हर स्कूल में ये चीज़ अप्लाई हो जानी चाहिए, ये एक्ट में लिखी है। और हर 2 साल बाद इसको रिकन्स्ट्रक्ट करना है, हर 2 साल बाद इसको बदलना है, जो एसएमसी आपने बनाई है। तो ठीक है, हर स्कूल में होनी चाहिए एक्सेप्ट अनएडेड स्कूल। ये चीज़ ध्यान रखनी है। क्वेश्चन बन सकता है कि किन स्कूलों को छोड़ के एसएमसी होती है, तो अनएडेड जो स्कूल्स होते हैं उनको छोड़ के एसएमसी हर स्कूल में होती है। फिर आता है एसएमसी शैल आइडेंटिफाई चिल्ड्रन रिक्वायरिंग स्पेशल ट्रेनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सच ट्रेनिंग्स। तो उन बच्चों को आइडेंटिफाई करना है, एसएमसी के जो मेंबर्स हैं उन्हें, कि किन बच्चों को स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए और इन ट्रेनिंग्स की ज़रूरत कब कब मतलब पड़ती है, ठीक है जी। ये चीज़ हो गई हमारी।
चलिए अगले पेज पे चलते हैं। यस, एसएमसी की बात कर रहे हैं तो एसएमसी का मैं बता दूं कि एसएमसी के थर्ड फोर्थ जो मेंबर्स होने चाहिए उसकी कमेटी के, वो पेरेंट्स और गार्जियंस होने चाहिए। मान लीजिए कि 16 हैं तो 16 में से 12 लोग जो हैं वो पेरेंट्स और गार्जियंस ही होने चाहिए। फिर उसमें जो 4 बचे हुए हैं उसमें एक प्रिंसिपल, एक टीचर वगैरह वगैरह अलग प्रावधान है वो, ठीक है। और प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन शैल बी गिवन टू द पेरेंट्स एंड गार्जियंस ऑफ चिल्ड्रन बिलोंगिंग्स टू डिसएडवांटेज ग्रुप एंड वीकर सेक्शन। देखो, डिसएडवांटेज ग्रुप और वीकर सेक्शन का भी प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। इसमें ऐसा नहीं है कि इन लोगों को नहीं रखा है आपने उस 75% में, जो कि उसका थर्ड फोर्थ है, जो भी जितने भी आपने कमेटी मेंबर्स रखे हैं इनको भी रखना है उसमें। और इसका मैं आपको बता चुका हूँ कि डिसएडवांटेज ग्रुप और वीकर सेक्शन के लिए 25% की सीट अलॉटमेंट हर स्कूल में होनी चाहिए, आरटी एक्ट कहता है। बार बार ये चीज़ मैं फिर से बोल रहा हूँ क्योंकि इस पर बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, बहुत बार। 25%, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट ये कहता है जी 50% जो है महिलाएं होनी चाहिए मैम। उसमें अगर 16 हैं तो 16 में से 8 जो हैं वुमेन होनी चाहिए, महिलाएं होनी चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर एसएमसी के जो मेंबर्स हैं उनको किस किस फंक्शन को देखना है, मॉनिटरिंग करनी है उनको वर्किंग ऑफ स्कूल की, ठीक है। उनको प्रिपरेशन एंड रिकमेंड करना है, स्कूल डेवलपमेंट प्लान जो है उसको कैसे प्रिपेयर करना है उसको, ठीक है। ये काम है उनका। एंड मॉनिटर्स द यूटिलाइजेशन ऑफ ग्रांट रिसीव्ड परफॉर्म्स, मतलब जितनी भी ग्रांट वगैरह जो भी मिलती है कि उसको किस तरीके से यूटिलाइज करना है। तो अब एसएमसी के आने से हो क्या रहा है ना कि पेरेंट्स की जो इन्वॉल्वमेंट है स्कूल में वो पूरी हो गई है। उनको बताना है, उनसे पूछना है, उनको पूछ के ही हर काम होने, तो एक अच्छी चीज़ है। तो एसएमसी से रिलेटेड जितनी भी आपकी चीज़ें बन सकती थी वो मैंने यहाँ पे आपको बता दी। इससे बाहर एसएमसी से रिलेटेड कोई चीज़ बनती नहीं है, ठीक है। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। यस, अगेन वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, नंबर ऑफ टीचर्स फॉर क्लास 1 to 5। आपने हमेशा सुना होगा और बहुत बार ये क्वेश्चन आता है और उसमें कंफ्यूजन रहती है कि पीपल टीचर रेशियो क्या है प्राइमरी में। 1 to क्लास 5 का पीपल टीचर रेशियो क्या है? तो पीपल टीचर रेशियो है 1:30। लेकिन आपने कई जगह ये भी सुना है कि भाई 40, ये 40 क्या आ गया फिर? तो इस चीज़ को ना आज एक बार पढ़ लेना, समझ लेना, आपको क्लियर हो जाएंगी कि 40 का क्या मतलब है, 40 कहाँ पे आता है और ये 30 कहाँ आता है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। अगर बच्चे 60 तक हैं क्लास में, अगर 60 हैं किसी भी स्कूल में, एक क्लास में मतलब मान लो कि फर्स्ट क्लास में 60 बच्चे हैं, तो वहाँ पे उन पे 2 टीचर होने चाहिए, ठीक है। 60 पे 2 बच्चे होने चाहिए, यानी कि 2 सेक्शन होने चाहिए 30-30 के। 60 पे होने चाहिए 2 बच्चे। अगर 90 तक है, बिटवीन 60 to 90, तो बच्चे हो जाएंगे 3। अगर जी 120 तक है, 120 तक है, तो हो गए 4। अब देखो एक बार, अगर 60 को मैं 2 से डिवाइड करूँ, ठीक है, तो 30 आ रहा है रेशो। अगर मैं 90 को 3 से डिवाइड करूं तो 30 आ रहा है रेशो। अगर मैं 120 को 120 को 4 से डिवाइड करूं, क्योंकि 4 टीचर है 120 पे, तो 30 आ रहा है रेशो। तो इसलिए ना जो प्राइमरी का रेशो है वो 1:30 है। और ये जो चीज़ मैंने आपको अभी बताई है ऊपर, इससे आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। लेकिन जहाँ पे ये कहते हैं कि बच्चे 121 या 200, यानी कि 121 से 200 के बीच में अगर बच्चे हो जाएं तो वहाँ पे 5 टीचर हैं। अब जब मैं 200 अगर बच्चे हैं उसको 5 से डिवाइड करता हूँ तो ये हो जाते हैं 40। यहाँ पे आके 40 होता है रेशो। लेकिन अगर 120 तक बच्चा है तो उसका रेशो 30 ही चलता है टीचर पे। 120 तक 4 टीचर ही चाहिए। अगर बच्चे 61 हैं तो वहाँ 3 टीचर चाहिए। अगर बच्चे जो हैं आपके 91 है किसी स्कूल में तो वहाँ 4 टीचर चाहिए। ये कहता है, ये आरटी एक्ट ने खुद बोला हुआ है, गजट में लिखी हुई है चीज़ साफ साफ, ठीक है। अब एक लास्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं। पहले ये पढ़ लेते हैं कि अगर बच्चे 150 से ऊपर हैं किसी स्कूल में, ठीक है, वहाँ पे 5 तो टीचर चाहिए और 1 एचएम चाहिए, हेड मास्टर चाहिए। अगर बच्चे 150 से ऊपर हैं, अगर बच्चे 150 से कम हैं तो वहाँ 5 टीचर हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही वहाँ पे 150 से ऊपर बच्चे हुए तो वहाँ पे 1 पोस्ट और वैकेंट हो जाएगी, वो हो जाएगी एचएम की। ये चीज़ें बहुत क्लियर करने वाली हैं। इवन जो केवीएस में नौकरी कर रहे हैं उन लोगों को भी ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी कि 1 एचएम कहाँ पे होता है और 5+1 का क्या रेशो होता है। मतलब बिल्कुल क्लियर हो रही हैं ये चीज़ें उन लोगों को भी, ठीक है। हम 5+1 का ही रेशो यूज़ होता है हमेशा केवीएस में, ठीक है। 150 से ऊपर आते ही 5 टीचर और 1 एचएम। लास्ट वाली बात, ये वाली बात आप समझ लो, इसमें आपको 1:40 वाली चीज़ समझ आ जाएगी कि जो पीपल टीचर रेशो है एक्सक्लूडिंग एचएम को काउंट नहीं करना। अगर बच्चे 200 से ऊपर हैं तो एचएम तो होगा ही वहाँ पे, ठीक है। तो
जो रेशो रहेगा वो 40 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, शैल नॉट एक्सीड 40। अगर बच्चे 201 हो गए हैं तो वहाँ पे फिर 6 टीचर चाहिए उन्हें, क्योंकि 40 से ऊपर एक सेक्शन में फिर 40 से ऊपर नहीं होंगे बच्चे। मैक्सिमम जो है 40 तक कहाँ हो सकते हैं, 200 बच्चों तक। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। लेकिन जब क्वेश्चन बनता है कि पीपल टीचर रेशो क्या है प्राइमरी में, तो वो 1:30 ही रहेगा हमेशा। इसका आंसर 1:30 है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि बच्चे जो हैं 200 हैं और वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे 1:40 हो सकता है, ये आरटी कहता है। ठीक है जी, ये चीज़ आई होप आपको क्लियर हुई होगी। इसको फिर से एक बार खुद पढ़ोगे आप तो आपको और चीज़ क्लियर हो जाएगी। इसको फिर से पढ़ लेना, पीपल टीचर रेशो प्राइमरी में 1:30 का ही है। चलो आगे चलते हैं। यस, अब आते हैं जी हम अपने अपर प्राइमरी पे 6 to 8 क्लास। देखो 6 to 8 क्लास में क्या कहते हैं कि एक टीचर होना चाहिए साइंस के लिए, मैथ्स के लिए, सोशल साइंस के लिए और इंग्लिश हिंदी जो सब्जेक्ट होता है, इंग्लिश हिंदी संस्कृत 3 लैंग्वेजेस होती हैं उनके लिए। तो 6 टीचर होने चाहिए, एटलीस्ट 6 टीचर्स होने चाहिए आपके 6 to 8 में। एक साइंस के लिए, एक मैथ्स के लिए, एक सोशल साइंस के लिए, और लैंग्वेज अगर आपके तीनों हैं, हिंदी इंग्लिश संस्कृत, तो तीनों के लिए। अगर 2 हैं तो दोनों के लिए, एक है तो एक के लिए। ये चीज़ क्लियर होगी जी। फिर आते हैं एटलीस्ट 35 चिल्ड्रन पे एक टीचर होना चाहिए। तो जहाँ पे बात हो रही है 6 to 8 क्लास की, तो रेशो हो जाता है 1:35 प्यूपिल टीचर का, बच्चों का और टीचर का। और जहाँ पे बात होती है 1st से 5th क्लास तक, वहाँ ये रेशो है 1:30। ये चीज़ क्लियर हो गई जी आपको, 35 और 30 वाली। ठीक है, इस पर बहुत क्वेश्चन बनते हैं, बहुत बार आते हैं और बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। चलो आगे बात करते हैं। वेदर एडमिशन ऑफ चिल्ड्रन इज अबव 100 देन अगर 100 से ज़्यादा बच्चों का एडमिशन हो गया है वहाँ पे किसी भी क्लास में, तो फिर वहाँ पे एक एचएम चाहिए, शुड बी एचएम, हेडमास्टर होना चाहिए उस स्कूल में, और पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर्स होने चाहिए आर्ट एजुकेशन के, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन के और वर्क एजुकेशन के। पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर्स होने चाहिए, 3 टीचर अलग से, 3 इंस्ट्रक्टर अलग से होने चाहिए अगर बच्चे 100 से ज़्यादा हो जाते हैं तो। ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने कम से कम 3 घंटे तक वो पूरा गजट पढ़ा और उसके बाद ये पॉइंट्स बनाए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ना बिल्कुल दिमाग में डाल लेना, इससे बाहर कभी आपका आरटी एक्ट नहीं आ सकता। ठीक है जी, चलो। और मैंने ये बताई थी कि पीपल टीचर रेशो जो है सेकेंडरी में 1:35 है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। अब बात करते हैं बिल्डिंग के बारे में, क्या बोला है। तो ऑल वेदर बिल्डिंग होनी चाहिए, किसी भी वेदर में, सर्दी गर्मी बरसात हर चीज़ को झेलने वाली। यू शेप में ही बोला जाता है कि जो कि भूकंप को भी सर्वाइव कर सके। ठीक है, तो उसमें कहा गया कि एटलीस्ट 1 क्लासरूम फॉर एवरी टीचर, मतलब हर टीचर के लिए क्लासरूम होनी चाहिए, वही उनके सेक्शन वाइज जो क्लास टीचर्स होते हैं। और एक ऑफिस कम स्टोर होना चाहिए, कम एचएम रूम कह दो उसको, इस तरीके से ऑफिस कह दो, स्टोर रूम कह दो, एचएम रूम कह दो, मतलब एक रूम अलग से इस चीज़ के लिए होना चाहिए। बैरियर फ्री एक्सेस होना चाहिए बच्चों के लिए, ऐसे नहीं कि बैरियर्स लगे हुए अलग अलग, पत्थर है कहीं कहीं कुछ लगा दिया, अच्छे से होना चाहिए सब कुछ। सेपरेट टॉयलेट्स होने चाहिए बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए, इसको 4 कर देना। ठीक है, सेपरेट टॉयलेट्स होने चाहिए बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए। सेफ और इक्विप्ड ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी होनी चाहिए सभी बच्चों के लिए। एक किचन होना चाहिए, किसके लिए, मिड डे मील के लिए। अगर आप किसी गांव वगैरह की तरफ जाते हैं ना, तो आप वहाँ पे देखेंगे कि वहाँ पे ना एक किचन होता है, वहीं पे उन बच्चों का खाना बनता है। दिल्ली में तो क्या होता है कि मिड डे मील की अलग अलग संस्थाएं हैं जहाँ से खाना आता है और बढ़ता है, लेकिन आरटी एक्ट कहता है कि स्कूल में ही बनाओ खाना और वहीं पे बच्चों को बना के दिया जाए। एक प्लेग्राउंड होना चाहिए और फेंसिंग होनी चाहिए, बाउंड्री वॉल की, बाउंड्री वॉल होनी चाहिए या फेंसिंग होनी चाहिए जहाँ पे भी आपका स्कूल है। ये हो गई बिल्डिंग की बात है, आप फिर से पढ़ लेना इनको। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हाँ जी, आपका नेक्स्ट पेज है, यस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, इनको ध्यान से सुन लेना। मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन एन एकेडमिक ईयर, पूरे साल में प्राइमरी के लिए 1 to 5 के लिए 200 होते हैं, 6 to 8 के लिए 220 होते हैं। तो इनका फ़र्क जान लेना कि 200 होते हैं 1 to 5 में यानी कि प्राइमरी में, और 220 होते हैं 6 to 8 में। ठीक है जी, 220 डेज होते हैं मिनिमम वर्किंग अपर प्राइमरी में, और प्राइमरी में होते हैं 200। ठीक है, अब आते हैं कि कितने घंटे पढ़ाई होनी चाहिए, कितने घंटे क्लास लगनी चाहिए इनकी पूरे साल में। तो प्राइमरी के लिए है 800 घंटे, और
अपर प्राइमरी के लिए 1000 घंटे, ठीक है। प्राइमरी के लिए 800 आवर्स है और अपर प्राइमरी 6 to 8 के लिए 1000 आवर्स है। और टीचर्स के लिए एक वीक में कितने घंटे होने चाहिए, तो वो हैं जी 45 आवर्स, ठीक है। टीचर्स के लिए एक हफ्ते में 45 आवर्स दिए गए हैं। ओके, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे। बस आपका कंप्लीट ही हो गया है लगभग, बाकी ज़्यादा इसमें कुछ था नहीं, ठीक है। ये है आपका फिर कि आरटी एक्ट कहता है कि हर बच्चे एक लाइब्रेरी होनी चाहिए स्कूल में, जिसमें न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, सारे सब्जेक्ट्स की बुक्स और स्टोरी बुक्स होनी चाहिए। ये भी कहता है एक लाइब्रेरी जिसमें कि न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, हर सब्जेक्ट की बुक्स और स्टोरी बुक्स होनी चाहिए बच्चों के लिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। और ये वाला जो लास्ट पॉइंट है इसको ध्यान से सुन लेना, ये भी बहुत मेन पॉइंट है कि प्राइमरी के लिए 1 किलोमीटर के अंदर स्कूल होना चाहिए और 6 to 8 जो है अपर प्राइमरी, उसका 3 किलोमीटर के अंदर स्कूल होना चाहिए। ये चीज़ भी अच्छे से आप समझ लेना कि प्राइमरी के लिए जो है 6 to 8 प्राइमरी के लिए 1 किलोमीटर में होना चाहिए स्कूल और अपर प्राइमरी में 3 किलोमीटर के अंदर स्कूल होना चाहिए, ठीक है जी। ये चीज़ क्लियर हुई। तो ये फर्स्ट इज़ व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आरटी एक्ट 2009। इसमें लोग गलती क्या करते हैं, राइट टू फ्री एंड कंपनसेटरी एजुकेशन है, मतलब बिना पढ़ते नहीं है अच्छे से और इस चीज़ पे आंसर कर देते हैं। इवन जब मैं कल लाइव कर रहा था उसमें भी 1-2 बच्चों ने आंसर सी बताया था, इसका आंसर होगा डी। और ये सबसे पहली चीज़ मैंने बोली हुई है अपने नोट्स में जो मैंने बताए थे कल, कि राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट भी कहलाता है आरटी एक्ट 2009। ओके, ये इसका आंसर है, द आंसर इज डी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने। Yes, next is RT Act 2009 is based on which article of Constitution of India? 43, 45, 75 या 35? तो भैया जिसने नोट्स पढ़े हैं अच्छे से उसको पता है कि इसका आंसर आर्टिकल 45 है। और मैंने बताया था आपको उसमें कि आर्टिकल 45 पहले से था, एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल था हमारा, लेकिन जो 2002 में एक अमेंडमेंट हुई, मैं ये नहीं बता रहा अभी कौन सी अमेंडमेंट थी क्योंकि आगे उससे क्वेश्चन आने वाला है। जो 2002 में अमेंडमेंट हुई थी उसमें 45th आर्टिकल में 21A आर्टिकल को जोड़ा गया था उस अमेंडमेंट के दौरान। और इस 21A से जो ये राइट टू एजुकेशन एक्ट था ये फंडामेंटल राइट बन गया था, ठीक है ना। ये फंडामेंटल राइट हो गया था। ये पहले डायरेक्टिव प्रिंसिपल यानी कि नीति निर्देशिक तत्व जो होते हैं वो होते थे, फिर ये मौलिक अधिकार बन गया था, फंडामेंटल राइट हो गया था, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान रखनी है 21A आर्टिकल जुड़ने से पहले 45 में, तो उसका आंसर हो जाएगा बी, आर्टिकल 45। ओके, लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। यस, हाउ मेनी सेक्शंस वी हैव इन आर्टिकल इन RT एक्ट 2009? दो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में कितने सेक्शन हैं? तो भैया इसका आंसर है सी, 38। मैंने बताया था कि 38 सेक्शंस हैं, ठीक है। जिसको नहीं पता वो देख लें, यहाँ पे 38 सेक्शंस हैं, 7 चैप्टर्स हैं इसमें, ठीक है, और 1 शेड्यूल है। तो 38 सेक्शंस हैं, 7 चैप्टर्स है और 1 शेड्यूल है, ठीक है ना। तो इसका आंसर होगा 38। अगर आपसे पूछ लेता है कितने चैप्टर है तो 7 चैप्टर, 7 आंसर हो जाएगा। यस, नेक्स्ट पे चलते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरटी एक्ट जो है हमारा वो पूरे इंडिया में है, लेकिन किस राज्य को छोड़ के? तो भैया इसका आंसर सबको पता है, जम्मू एंड कश्मीर इसका आंसर है। आप लोग देख लें कि किस किस को ये मालूम था, किस किस को नहीं पता था। ये मैंने जल्दी आंसर कर दिया, इसका आपको आंसर करने का मौका नहीं दिया, आगे से 5 सेकंड का मौका देंगे, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर। एंड आपको एक चीज़ पता होनी की चाहिए कि जम्मू एंड कश्मीर अब एक स्टेट नहीं है, वो यूनियन टेरिटरी में डिवाइड हो चुका है, लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है ना। तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है साथ साथ में। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी कॉमन क्वेश्चन एंड वेरी इजी क्वेश्चन कि अकॉर्डिंग टू द एक्ट, आरटी एक्ट, चिल्ड्रन ऑफ विच एज ग्रुप विल बी प्रोवाइडेड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन? देख लो जी, 7 से 14 या 0 से 14 या 6 से 14 या 0 से 10। तो आपने आंसर कर लिया होगा, अपना आंसर बता देते हैं। बहुत सिंपल सा है, सबसे पहला 6 से 14। लेकिन मैंने इस चीज़ में अपनी वीडियो में भी बताया था कल कि अगर यहाँ पे हैंडीकैप्ट आ जाए तो यही एज 6 to 18 हो जाती है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। ये सी टेट में आ चुका है क्वेश्चन और बच्चों ने गलत किया है,
ठीक है ना। जहाँ पे हैंडीकैप्ड आ गया, जहाँ पे हैंडीकैप्ड आ गया आपका, वहाँ पे इसका आंसर 6 से 18 साल हो जाएगा और नॉर्मल उसमें 6 to 14 रहेगा। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, लो भाई, इसमें भी बच्चे फंस जाते हैं। इसमें पूछा है कि एलिमेंट्री एजुकेशन कवर्स एजुकेशन फ्रॉम विच क्लास टू विच क्लास। इसमें आंसर लगा देते हैं बच्चे 1 to 5, ठीक है। और मेरे हिसाब से यहाँ पे भी काफ़ी बच्चों ने 1 to 5 सोचा होगा या उनके दिमाग में आया होगा, या 6 to 8 भी सोचते हैं कुछ लोग, ऑल ऑफ द अबव भी लगा देते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं इसका आंसर है सी, 1 to 8। देखिए 1 to 5 को बोला जाता है प्राइमरी, ठीक है, और 6 to 8 को बोला जाता है अपर प्राइमरी, अपर प्राइमरी। और जब 1 to 8 की बात होती है तो वो होती है एलिमेंट्री एजुकेशन। ये एलिमेंट्री ही होती है हमारी 1 to 8, ठीक है। इसका चीज़ समझ आ गई। चले अगले पे चलें। यस, नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये कहता है आपका कि एज पर द एक्ट, आरटी एक्ट, प्राइवेट एंड स्पेसिफाइड कैटेगरी स्कूल्स शैल एडमिट -% ऑफ चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू द वीकर सेक्शन एंड डिसएडवांटेज ग्रुप इन क्लास 1, ठीक है। तो इन क्लास 1 या क्लास किसी में भी 1 से लेके 8 तक किसी में भी कितने परसेंटेज है। मैंने चीख के बताया था अपनी वीडियो में कि इसका आंसर 25% होगा और आप लोगों ने भी इसका आंसर 25% कर दिया होगा अभी तक, ठीक है ना। जितने भी हमारे वीकर सेक्शन है, डिसएडवांटेज ग्रुप है, इनको 25% कोटा मिला हुआ है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो। गवर्नमेंट तो देती है, प्राइवेट आनाकानी करते हैं, लेकिन उन्हें भी देना है अगर उन्हें अपना स्कूल चलाना है, ठीक है। तो 25% का ये इनके लिए होता है, जिसमें आपकी बुक्स से लेके आपकी फ़ीस माफ़ होती है, बुक्स जो है वो फ्री में दी जाती है, मतलब सारी चीज़ें ऑलमोस्ट फ्री में ही होती है, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने। क्वेश्चन नंबर 8। यस, क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हाट इज द pupil टीचर रेशो फॉर क्लास 1 to 5। यहाँ पे पूछा है कि बच्चों का और अध्यापक का क्या रेशो होता है क्लास 1 to 5। इट इज़ 135, 140, 130 या 120, ठीक है। आपने आंसर लगा दिया होगा अपना। इसका आंसर है 130। मैंने उस वीडियो में अच्छे से बताया अपनी वीडियो में कि जो प्राइमरी का होता है वो 1:30 होता है, और जो सेकेंडरी का होता है वो 1 सेकेंडरी नहीं, अपर प्राइमरी का जो होता है, अपर प्राइमरी का जो होता है वो 1:35 होता है, ठीक है। और प्राइमरी का हमारा मतलब कि क्लास 1 से लेके 5th तक जो होता है वो 1:30 होता है, यानी कि 30 बच्चों पे एक टीचर, ठीक है। और अगर 6 से 8 तक की बात की जाए तो 35 बच्चों पे एक टीचर। ये चीज़ क्लियर होगी जी। अगर यहाँ पे 6 to 8 लिखा होता तो उसका आंसर हो जाता ए, लेकिन यहाँ पे 1 to 5 लिखा है तो उसका आंसर है 30। ओके, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। एसएमसी आ गया है जी। In a SMC, the percentage of actual parents will be comprise at least कितने होने चाहिए। पहले तो SMC जान लो क्या होता है। SMC होता है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, ठीक है। इसमें पेरेंट्स की कितनी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। अगर 100 मेंबर हैं कहीं पे तो कितना परसेंटेज होना चाहिए। तो वीडियो अगर देखिए आपने, उसमें 3/4 मैंने बताया हुआ है, लिखा हुआ है। तो 3/400 का कितना हो गया, 75%, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 75%। देख लो भाई किस किसने इसका आंसर ये सही किया है। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। एसएमसी बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएमसी को ज़रूर ध्यान रखना है सबको। एसएमसी से क्वेश्चन बहुत बन रहे हैं आजकल। फिर आ गया क्वेश्चन कि इफ़ एसएमसी ऑफ अ स्कूल है 16 मेंबर्स, देन द नंबर ऑफ वुमन मेंबर्स इन एसएमसी विल बी। अब जिसने वीडियो देखी है, मैं फिर वही कह रहा हूँ, वीडियो देख के आओ तो आपको पता होगा। पहले तो आंसर करो उसका, इनमें से क्या हो सकता है, 10, 4, 8, 12, ठीक है। आंसर कर लिया। अब देखिए मैंने आपको वीडियो में अच्छे से बताया था उसमें कि 50% होने चाहिए, कितने भी मेंबर हो उसकी 50% जो है महिलाएं होनी चाहिए एसएमसी में। तो 16 की 50% क्या हो गया, 8। तो इसका आंसर हो गया 8, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर अभी भी आपके आंसर जो हैं गलत आ रहे हैं, गलत हो रहे हैं आपसे, सो प्लीज़ पहले मेरी वीडियो पे जाएं, आरटी एक्ट वाली, कल वाली, उसके बाद ही आके क्वेश्चन करें। तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो मक्खन क्वेश्चन हो रहा है, मज़ा आ रहा है करने में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। ऑप्शन ए इज मॉनिटरिंग द वर्किंग ऑफ स्कूल, ऑप्शन बी प्रिपेयर एंड रिकमेंडेड
recommend school development plan, and option C, monitor the utilization of the grants, और ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तो भैया अगर जिसने देखी होगी उसको पता है कि इसका आंसर डी है, ऑल ऑफ द अबव। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये तीनों चीज़ ही एसएमसी के मेंबर्स को करनी होती है, देखनी होती है। नेक्स्ट, इंडिया कौन सा देश है एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बनाने के लिए? 133वां, 135वां, 137वां, 129वां? हाँ जी, कर लिया, आंसर हो गया। चलो इसका आंसर मैं बता देता हूँ, 135th कंट्री है। तो ये दो तरह से क्वेश्चन आता है, एक तो ये आ गया कि इंडिया कौन सा है, या आता है कि इंडिया से पहले कितने हैं। तो जब आ जाएगा इंडिया से पहले कितने हैं तो हो जाएगा 134। ओके, नेक्स्ट 13th क्वेश्चन, which Constitution Amendment Act 2002 inserted Article 21A in the Constitution of India to provide free and compulsory education for all the children? ये चीज़ मैंने आपको भी जब पहले हमने बात की थी ना उसके बारे में, आर्टिकल 45 का जो क्वेश्चन आया था, तब मैंने कहा था कि नहीं बताऊंगा किस अमेंडमेंट में हुआ है। तो अब आप लोग बताएंगे कि वो कौन सी अमेंडमेंट है। आर्टिकल अमेंडमेंट 84, 85, 86 या 88? ठीक है, ओके, आंसर हो गया इसका सी, 86। तो वो 86th अमेंडमेंट थी 2002 में, जिसमें आर्टिकल 21A को जोड़ा गया था, जिसमें ये फंडामेंटल राइट बन गया था। पहले क्या होता था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल था, नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं उसमें आता था, लेकिन उसके बाद ये मौलिक अधिकार बन गया है। ठीक है ना, जो इसमें मॉडिफिकेशन हुई थी, आर्टिकल 45 में जोड़ा गया था आर्टिकल 21A। ये चीज़ ध्यान रखनी है। और एक चीज़ मैंने और बताई थी 51A वाली, इसमें क्या होती है, इसमें होती है जो पेरेंट की ड्यूटी होती है। इस आर्टिकल में ये ड्यूटी है कि पेरेंट की ड्यूटी है कि अपने बच्चे को स्कूल वो भेजेगा 51A में। तो ये आर्टिकल से या आप कॉन्स्टिट्यूशन से जो है आरटी में यही चीज़ है, आर्टिकल 45, 21A, 86 अमेंडमेंट और 51A के। ठीक है जी, इन चीज़ों को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। Question number 14th, very easy and very common. RT Act 2009 came into effect from 1st April 2009, 1st April 2010, 26th August 2009 and 26th August 2010। ठीक है, बहुत सिंपल है, सबको पता है। इसमें बच्चे थोड़ी सी गलती क्या करते हैं जल्दबाजी में ना, 1 अप्रैल 2009 आंसर लगा देते हैं, बल्कि इसका आंसर है 1 अप्रैल 2010। ठीक है ना, 26 अगस्त 2009 को प्रेसिडेंट ने, जो प्रतिभा देवी पाटिल थी हमारी उस टाइम पे प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, उन्होंने साइन किए थे। और उसके बाद फिर ये लगभग 1 साल बाद 1 अप्रैल 2010 को इफेक्ट में आ गया था। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपने 15वें क्वेश्चन पे। कमेंट करके ज़रूर बताना आपके 25 में से कितने बन रहे हैं। अभी तक 14 में से कितने बने और 25 में कितने बनेंगे, ज़रूर बतानी है चीज़। ठीक है ना, ओके। इफ़ अ प्राइमरी स्कूल हैज़ अ टोटल एनरोलमेंट ऑफ 98 स्टूडेंट्स, ये ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन, देन हाउ मैनी टीचर्स हैव टू प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट इन दैट स्कूल। अगर किसी स्कूल में 98 हैं टीचर्स, तो वहाँ पे कितने टीचर होने चाहिए? 3, 4, 4 + 1 हेडमास्टर, या 2? अब आप इसका आंसर करो। कल वाली वीडियो में सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ाया था मैंने, मैं फिर बता देता हूँ। उसमें क्या था कि अगर 60 तक हैं तो 2 टीचर, 90 तक है तो 3 टीचर, 120 तक हैं तो 4 टीचर। ये चीज़ मैंने उस वीडियो में बहुत अच्छे से बताई हुई है कि 91 से 120 तक 4 हैं, 61 से 90 तक 3 हैं, और अप टू 60 तक 2 हैं। ठीक है, तो अब यहाँ आ गया 98, तो 98 कहाँ आएगा? 91 से 120 के बीच में आएगा, यानी कि 4 टीचर, यानी कि इसका आंसर होगा 4। जिसने वीडियो नहीं देखी उसको मुश्किल हुई होगी इसका आंसर करने में, जिसने वीडियो देखी है वो फटाक से इसका आंसर कर देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, वीडियो ज़रूर देखो तभी आंसर करो इसका, वरना मज़ा नहीं आएगा। यस, 16th, फॉर क्लास 7 देयर हैज़ टू बी 1 टीचर फॉर एवरी 30 चिल्ड्रन, 35, 40 चिल्ड्रन या 45 चिल्ड्रन। अब यही आ गया कि प्राइमरी में 1st से लेके 5th तक का रेशो तो होता है 1:30, यानी कि हर 30 पे 1 टीचर। और 6 से 8 तक का मैंने बताया था आपको क्या था, 1:35, यानी कि 35 बच्चों पे 1 टीचर। तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आपने लगा ही लिया होगा जिन्हें पता होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17th, यस, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन अकेडमिक ईयर फॉर क्लास 3। अब क्लास 3 क्या होगी? क्लास 3 हो गई प्राइमरी,
यानी कि 1 to 5, और मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि 1 to 5 जो है उसमें होते हैं 200 वर्किंग डेज। आपने लगा लिया होगा अगर आपको पता होगा। और बात करें अगर 6 to 8 की, तो 6 to 8 में होते हैं 220 वर्किंग डेज। ओके, ये चीज़ ध्यान रखनी है कि प्राइमरी में 200 वर्किंग डेज होते हैं इन एकेडमिक ईयर, और सेकेंडरी में मतलब अपर प्राइमरी में 6 to 8 में 220 होते हैं। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड क्लास किस में आती है? प्राइमरी में आती है, तो सी इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ओके, अगर यहीं पे ये 7 क्लास पूछ ली जाती तो उसका आंसर हो जाता 220। 6 क्लास पूछ ली जाती तो 220, क्लास 4 पूछी जाती तो ऑप्शन सी 200। आई होप इट इज़ क्लियर, इसका आंसर होगा सी। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18th। यस, द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शनल आवर्स इन academic year for class 8, 800, 880, 1020 या 1000। अब भैया आंसर कर लो इसका, फिर मैं बता देता हूँ। ठीक है, आंसर हो गया होगा आपका। चलिए मैं बता देता हूँ आपको। क्लास 1 से लेके 5 तक जो इंस्ट्रक्शन आवर्स होते हैं वो होते हैं 800, और क्लास 6 to 8 तक के होते हैं 1000। ठीक है, तो यहाँ किसका पूछा? 8 का पूछा है, तो 6 to 8 किस में आता है? 100, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, 1000। चलो, यस, नंबर 19th। मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स पर वीक फॉर अ टीचर इज। टीचर के लिए एक हफ्ते में कितने मिनिमम आवर्स होते हैं? 50, 42, 45, 40। कर लो जी आंसर फटाफट। ओके, आंसर हो गया, तो उसका आंसर है 45। सिंपल सी बात है, लिखा हुआ है आरटीए एक्ट 2009 में जो गजट था उसका कि 45 घंटे टीचर्स को काम करना है एक हफ्ते में। ठीक है, उसी हिसाब से उसका टाइम ऑफ अलॉटमेंट देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 20वें क्वेश्चन पे। एज पर एज appropriate education, a child of the age of 10 years who has never been to school is eligible for admission to which class? Class 1, Class 3, Class 5, none of the above। आंसर कर लो जी पहले। और वीडियो में चीज़ बहुत अच्छे से समझाई थी, मैंने टाइम लेके समझाई थी, तो जिसने वीडियो देखी है उसका आंसर कर देगा। इसका आंसर होगा 5। मैंने बताया था कि 5+ बच्चा जो होता है वो क्लास 1 में होता है और इसी के हिसाब से आगे बढ़ता रहता है। तो क्लास 10th का बच्चा उसकी एज के हिसाब से क्लास 5 में जाएगा, 9 साल का बच्चा 4 में जाएगा, 8 साल का बच्चा क्लास 3 में जाएगा, 7 साल का बच्चा 2 में जाएगा। ठीक है जी, 6 साल का बच्चा 1 में होगा। 5+1 एज चाहिए होती है इसके लिए। तो ये चीज़ क्लियर होगी आपको। ठीक है, और ये चीज़ मैंने वहाँ भी बहुत अच्छे से क्लियर की थी। और मैं आपको फिर से बता दूँ, आरटी में लिखा हुआ है कि अगर कोई भी बच्चा स्कूल नहीं गया है तो अपनी एज के हिसाब से क्लास में जाएगा। अगर 12 साल का बच्चा आता है तो वो क्लास 7 में जाएगा सीधा। ठीक है, यस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। एज पर द मॉडल रूल्स अपर प्राइमरी स्कूल शुड बी लोकेटेड विद इन हाउ मच किलोमीटर फ्रॉम द होम। घर से कितनी दूर पे होना चाहिए अपर प्राइमरी का स्कूल बच्चे का? 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। आंसर कर लो। ओके, आंसर हो गया। चलो मैं बता देता हूँ। क्लास 1 से लेके 5 तक जो प्राइमरी होता है उसका होना चाहिए 1 किलोमीटर के दायरे में, और क्लास 6 to 8 अपर प्राइमरी का होना चाहिए 3 किलोमीटर के दायरे में घर से। बात समझ आ गई? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि यहाँ पूछा है क्लास अपर प्राइमरी क्लास के लिए पूछा, तो अपर प्राइमरी होती है हमारी 6 to 8, तो उसका आंसर हो जाएगा 3 किलोमीटर। ओके, यस, नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 22। एज पर द प्रोविजंस ऑफ आरटीई द नोडल अकेडमी अथॉरिटी ऑफ द स्टेट विल बी। हाँ जी, स्टेट की कौन सी होती है? कहाँ से करते हैं आप डाइट? सब SCRT से करते हैं। ठीक है ना, स्टेट काउंसिल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। अगर यहाँ स्टेट ना होता, सेंटर होता, तो वो NCRT हो जाती। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है, जहाँ स्टेट आ जाता है वहाँ SCRT आती है, जहाँ सेंट्रल आ जाएगा, इंडिया आ जाएगी पूरी, वहाँ NCRT आ जाती है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CCE? चाइल्ड सेंटर इवेल्युएशन, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन, कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंप्लीट एजुकेशन। बताओ वही क्या आंसर है इसका? आप कर लो पहले। ठीक है, अब बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं? बच्चे इसमें गलती करते हैं, सी लगा देते हैं। कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव को देखती है, एजुकेशन नहीं देखते, बल्कि इसका आंसर होगा बी, सी आंसर नहीं होगा। ठीक है,
इसका आंसर बी बनेगा, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत एंड व्यापक मूल्यांकन। ओके, क्वेश्चन नंबर 24th। Yes, under RT Act, the Child Right Protection Body in the state will be SIERT, SCPCR, SDMC या none of the above। ठीक है, अब देखिए कौन सा होगा इसमें, इसका आंसर होगा बी। ठीक है ना, ये चाइल्ड प्रोटेक्शन राइट्स जो है SCPCR जो है करता है। ठीक है ना, ये हर स्टेट्स, जितने भी पहले 29 स्टेट्स थे, सब ने मिलके और सारे यूटीज़ ने मिलके, जो जब RT एक्ट आया था तो ये बनाया था कि हमारे सबके पास एक स्टेट प्रोटेक्शन होगी RT को बचाने के लिए। तो ये उस पर क्या है, नज़र बनाए रखती है। SCPCR जो है उस पर नज़र बना के रखती है अपनी, कि चीज़ें गलत तो नहीं हो रही है, जो हमारे RT एक्ट में लिखा हुआ उसके तहत ही सारी चीज़ें चल रही हैं या नहीं। ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है 25th क्वेश्चन। चूज द करेक्ट वन इन अकॉर्डेंस टू द RT। द सर्कुलर एंड इवेल्युएशन प्रोसेस शुड बी मेक चाइल्ड फ्री फ्रॉम फियर एंड ट्रॉमा एंड एंजाइटी, बी child centered and provide learning activities, C medium of instruction has to be in mother tongue as far as possible, और D all of the above। भैया तीनों पॉजिटिव हैं, तीनों प्लस हैं। ठीक है ना, मैंने, और इसका आंसर हो जाएगा डी। तो मेरे को ज़रूर बताओ भाई 25 में से कितने नंबर आए हैं तुम्हारे, कमेंट करके। ठीक है, और मैं एक चीज़ बता दूं कि जैसे ये सारे प्लस वाले हैं ना, तो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि भैया सिर्फ ऑप्शन से ही आप कैसे आंसर करें, तो वो वीडियो ज़रूर देख लेना जाके। तो उसको उस वीडियो को देख के आप अगर आपने ये पढ़ा भी नहीं हुआ है तो भी आप इसका आंसर कर देंगे बिना क्वेश्चन पढ़े, ऑप्शंस पढ़ के। ठीक है, इसका आंसर डी है। 25 में से आपके जितने मार्क्स हैं कमेंट कर दे नीचे। और आज की क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं, ताकि आगे ऐसी क्लास में आगे लेके आता रहूँ। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।